सत्कार करता हूं और सनातन धर्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त होने के नाते मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत और सत्कार। मेरा परिचय तो आपको मालूम ही होगा। मैं नृसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज, सनातन धर्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त और परमाध्यक्ष नृसिंह वाटिका आश्रम रायवाला, हरिद्वार, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और जोशीमठ। ये तो मेरा संक्षिप्त परिचय है। मैं कथावाचक भी हूँ। 1386 कथाएं, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा इत्यादि मैं कर चुका हूँ। वेद वेदांत पे मेरा दृष्टिकोण है। ज्योतिष में मैंने PhD किया है और मेरा ये प्रिय विषय भी रहा है। मेरे बगल में जो बैठे हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आप प्रदेश महामंत्री हैं श्री DS गुसाई जी, और शहीद स्मारक ऋषिकेश के आप अध्यक्ष हैं, और उधर की तरफ जो बैठे हैं आप उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के संरक्षक हैं श्री संदीप शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय शास्त्री जी, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के ऋषिकेश से, और मेरे बाईं तरफ बैठे हैं एडवोकेट रमा बल्लभ भट्ट जी जो समाज सेवी भी हैं और अविभाजित उत्तर प्रदेश में भरपूर देव प्रयाग से आप भाजपा के जिला पंचायत सदस्य भी रहे और समाज कार्यों में आप हमेशा आगे रहते हैं। बद्रीनाथ पंडित सभा में भी आप हैं। ठीक मेरी बाईं तरफ आप बैठी हैं, आप हैं साध्वी माँ देवेश्वरी जी जो कि हमारी गौरक्षा समिति की राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और हमारा जो नृसिंह भक्ति सेवा संस्थान है आप उसकी राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं, और हमारा जो रायवाला आश्रम है आप उसकी संचालिका भी हैं, और विभिन्न सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। ये तो संक्षिप्त परिचय था। आप सभी का यहाँ पर स्वागत और सत्कार। आज जो प्रेस के हमें माध्यम से आपके सामने आना पड़ा उसका मुख्य विषय था कि आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से हमारी आज मुलाकात थी। उस मुलाकात में इन लोगों ने भी साथ रहना था, ये थोड़ा देर हो गई लेकिन मेरी मुलाकात हो गई और हमने जिन विषयों पर उनके साथ चर्चा की उनमें पहला विषय था आगामी अर्ध कुंभ हेतु ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रायवाला में गंगा घाट निर्माण, ताकि हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली से देहरादून होकर आने वाले तीर्थयात्री रायवाला में ही स्नान करके वापस निकलें, जिससे हरिद्वार में यातायात व्यवस्था प्रभावित। ये मेरा पहला विषय था उनके साथ। दूसरा विषय था हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर, क्योंकि सरकार ने हरिद्वार से लेकर के और देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र घोषित किया है, और कुंभ क्षेत्र में मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। अब चूंकि मेरा आश्रम रायवाला में है, 2 मठों के बीच में शराब का दुकान है जो मात्र हाईवे से 250 मीटर की दूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पूरा नहीं करती। किसी ग्राम सभा के नाम पे अलॉट है, दूसरी ग्राम सभा में खोला गया है। धड़ल्ले से हाईवे पर शराब बिक रही है, कांवड़िए चल रहे हैं। उस स्थिति को रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी से हमने वार्ता की। तीसरा विषय मेरा था कि उत्तराखंड राज्य जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने परसों अपनी बैठक में मुझे बुलाया था, और उस बैठक में जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण है उस विषय पर दूसरा विषय था उत्तराखंड राज्य जो आंदोलनकारी हैं उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ा करके कम से कम 21,000 रुपया कर दिया जाए, और उन सभी आंदोलनकारियों को राज्य सेनानी का दर्जा दिया जाए। इस विषय पर भी चर्चा हुई। चौथा विषय था मेरा उनके साथ वार्ता में कि करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम में
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में भारतवर्ष के उच्च कोटि के कम से कम 5 संत महात्माओं को सरकार द्वारा नामित सदस्य बनाने के संदर्भ ये 4 विषय लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन मुझे दिया है कि इन विषयों को हम जल्दी ही कैबिनेट में भी रखेंगे और संबंधित अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिया है। तो उन विषयों पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता था कि हमें सामाजिक और समरसता का व्यवहार कैसे बनाना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये मांग हमारी आज से नहीं है। मेरे जो पूज्य दादा गुरु थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, ये मांग उन्होंने 1972 में सरकार के आगे रखी। उसके बाद हमारे गुरुजी थे शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधवासन जी महाराज, वो ज्योतिर्मठ से ही आते थे, उत्तराखंडी पहाड़ी मूल के महात्मा थे। उन्होंने भी ये मांग सरकार के आगे रखी। आदरणीय भुवनचंद्र कनूर जी उस समय मुख्यमंत्री थे। हमने एक मंडल बना करके उस समय भी ये मांग रखी, नहीं मानी गई। आज तक हम इस मांग को मनवा रहे हैं। और पीछे आपने एक बहुत ही शर्मनाक विषय आपने देखा होगा, जो टेलीविजन पर भी चला, हमें भी टेलीविजन के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमें देखने को मिला कि वहां पर भी चढ़ावा में कुछ हेरा फेरी का मामला चला है। सरकार ने उसमें आवश्यक कदम तो उठाए हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये स्थिति आई, हम उस पर विचार करना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगर संतों का वहां पर प्रतिनिधित्व होगा, संतों में भी मैंने उच्च कोटि का प्रयोग किया है। उच्च कोटि का प्रयोग इसलिए किया है, केवल भगवा वस्त्र पहना हुआ संत महात्मा नहीं, वो बैरागी भी होना चाहिए, त्यागी भी होना चाहिए और स्वभाव से पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ताकि वो निगरानी भी कर सके कि समिति में कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बद्रीनाथ केवल एक हमारे संतों की आस्था का विषय नहीं है, करोड़ों सनातनियों की आस्था का विषय है। विदेशों से भी लोग आते हैं, इसलिए हमने ये विषय रखा है। बिल्कुल आपकी बात 101% सही है। राम मंदिर में भी हमने वो व्यवस्था दी थी, मांग की थी, लेकिन मांग को इसलिए नहीं माना गया कि पुराकालीन वहां पर जो व्यवस्था बनी आ रही थी, अभी हम उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं और सुधार करने के बाद उसमें हम 11 संतों को शामिल कर, और 11 संतों को शामिल करने के बाद उस ट्रस्ट को एक नया जीवन दिया जाएगा। जो गलतियां हो जाती, देखिए गलतियां तो होती हैं, और कहते हैं कि मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर गलती हो गई और हमें समझने का मौका मिला है तो हमें समझना चाहिए और हमें उस पर संतों का क्या आपको लग रहा है कि राम मंदिर सरकार चोरी वाले और चोरी वाले उनको कोई पछतावा है? अब अभी उन लोगों से मैं पर्सनली मिला नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं गलती उनकी नहीं कह रहा हूँ, मैं गलती अपनी कह रहा हूँ। अगर हमने निगरानी की होती, ये ना होता। देखिए, मैं चंपत राय जी को मैं बहुत पहले से जानता, और मेरा उनका व्यक्तिगत परिचय, ठीक है, उनकी निगरानी में सब चल रहा था। अब अगर मेरे संघ में रहने वाला, मान लिया जाए मेरा निजी सचिव है, अब वो किस प्रवृत्ति का है, मुझे उनको समझना चाहिए था, वो समझे नहीं और गड़बड़ियां होती रही। अब गड़बड़ियां होती रही तो सरकार ने त्वरित प्रभाव से कदम उठाया है। वो लोग जेल में भी हैं और
बहुत अच्छा निर्णय आएगा, आप उसका इंतजार करें। वहाँ एक दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा, ये निश्चित है। एक सवाल मेरा ये है कि राजनीति में वो संत महात्माओं को पता वो हमारे आज की सर्वश्रेष्ठ एक है शंकराचार्य का लगातार अपमान हो रहा है, तो क्या कहें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणी सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंता पुनः। आदिगुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने देश के अंदर 4 मठों की स्थापना की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और उसमें भी ये व्यवस्था दी कि जो पूरब में है वहां पश्चिम के आचार्य होंगे, जो उत्तर में है वहां दक्षिण के आचार्य होंगे। व्यवस्था बढ़िया दी कि हमारी जो संस्कृति है उसका सामंजस्य बना हुआ है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि स्वगोत्र शंकराचार्य हो, जिन्होंने अपने आप को अपमान किसका हुआ? अगर कोई कहे कि रसिक महाराज का अपमान, मेरा तो अपमान नहीं हो रहा। मुझे तो इतने साल हो गए संन्यास में, आज तक किसी ने अपमान नहीं किया। मैंने अपमान जैसा कोई कार्य ही नहीं किया। अब अगर मैं राजनीति करने लगूं या किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू बन के कार्य करने लगूं, मुझे अगर पद भी दिया गया है, तो सनातन धर्म विकास परिषद का चेयरमैन बनाया, मेरे अनुकूल पद है वो, मैं उसमें कार्य कर रहा हूं। अब अगर आप राजनीति करोगे, आप शंकराचार्य हो ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सच बोल कहाँ रहे हैं? सच बोले तब बात है ना, जब हमने अच्छा एक विषय मैंने उनको कहा कि आपने शायद देख भी लिया होगा, और मैंने कोर्ट में भी मामला फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में किया है, और उनको कहा है कि मैं तो पहाड़ी महात्मा हूं। मैंने उनसे कहा है कि आप राजनीतिज्ञों को चुनौती मत दीजिए, आप धर्माचार्यों को चुनौती दीजिए। आप शंकराचार्य हैं, मैं कहता हूं हैं, वो आप आइए और आकर के आप कहते हैं हम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, रायवाला में नरसिंह वाटिका आश्रम मेरा है, आप आइए वहां बैठ करके डिस्कस कीजिए। ये भी लिखा है कि स्थान आपका, विषय आपका, स्थान भी आपका, विषय भी आपका। मुझे जहां बुलाओगे वहां 4 वेदों में 18 पुराणों में उस पर तर्क करो। तो आपसे क्यों कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा है नहीं है, आपको टिप्पणी दिखा दीजिए जिसमें कोर्ट ने कहा हो कि आप शंकराचार्य नहीं है। नहीं, शायद आपको जानकारी अधूरी है। कोर्ट ने बाय कोर्ट किया हुआ है, आप शंकराचार्य शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा आपको भेज दूंगा मैं पर्सनली। और मैंने उत्तर प्रदेश में भी, इलाहाबाद में भी, बनारस में भी ये हाईकोर्ट का निर्णय है। और जानकी शरण अग्रवाल जो शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी का केस देख रहे हैं, जानकी शरण अग्रवाल जी ने वो पूरी फाइल निकाली, उसमें कोर्ट के द्वारा लिखा गया है, कोर्ट के द्वारा कोर्ट किया गया है। लेकिन ये फिर भी गुंडागर्दी है कि हम फिर भी शंकराचार्य लिख करके चल रहे हैं। अब आप जब शंकराचार्य हो ही नहीं, शंकराचार्य का मतलब क्या हो? है ही नहीं, सीट खाली है। क्या रख सकते हैं? ये सीट आज से खाली नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा है, देखो, मोदी जी का तो स्वभाव है, वो भारत का एक अकेला ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो भगवे की बहुत ज्यादा इज्जत। अगर मैं भी मोदी जी के यहाँ जाता हूँ तो मोदी जी चरण बंदन करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने राम मंदिर में नतमस्तक होकर दंडवत होकर के प्रणाम किया। आज तक किसी ने किया हो तो मुझे बताओ, नहीं। मोदी जी ने भगवे का सम्मान किया, इसलिए वो भगवे को प्रणाम किया। तो अगर शंकर मुक्तेश्वरानंद जी, मैं भी कह रहा हूँ, अच्छी महात्मा है,
लेकिन मैं उनको शंकराचार्य स्वीकार नहीं करता। अरे मंदिर का, राम मंदिर का या किसी भी मंदिर का उद्घाटन बिना उसके संपूर्ण हुए हो जाता है। किसी भी मंदिर का हो हिंदू संस्कृति में, सनातन में, क्या बिना मंदिर के संपूर्ण हुए क्या कोई प्रावधान है कि वो मंदिर संपूर्ण नहीं हुआ और हो जाता पहले भी हुआ। मेरी देखिए, मेरी आपत्ति ये नहीं थी, मेरी आपत्ति ये थी कि वहां पर हाईवे है, कांवड़िए रुकते हैं, गाड़ियां, आप शाम को 6 बजे अगर जाएंगे तो 6 से लेके 7 बजे के बीच में वहां पर कम से कम 5 एक्सीडेंट तो हमेशा होते हैं। जब कोई शिकायत करता है तो जो दुकान वाला है वो 500 मीटर का रास्ता मोड़ के बता देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रातों रात में दीवार तोड़ देता है। फिर वैसे ही मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है, मैं वीडियो भेज देता हूँ। मैंने खड़े होकर वहां वीडियो बनाया। मैंने ये कहा कि सरकार अगर राजस्व लेती है, अगर सरकार को फायदा होता हो तो मुझे उसमें बाधा नहीं बनना है, लेकिन कम से कम ये है कि 2 मठों के बीच में, इधर हमारा नृसिंह धाम है, इधर मिस्त्री मठ है, 2 मठों से, और मिस्त्री मठ से तो बिल्कुल चिपक के, और वो जो शराब का ठेका है वो अलॉट है कागजों में प्रत्येक नगर ग्राम सभा, और खोला गया है खानगांव ग्राम सभा। तो किसकी सह पे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैरान हो गए जब मैंने उनके आगे ये विषय रखा। मैं भी नहीं चाहता कि अगर सरकार को नुकसान होता हो, मैं कौन होता हूँ सरकार को नुकसान करने वाला? मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैंने केवल स्थानांतरण की मांग की है कि दुकान को स्थानांतरित कर दो, प्रतीत नगर ग्राम सभा का है, वहां स्थानांतरित कर दो। नहीं, वहां जगह है, वहां जगह है, अगर आप कभी मौका मिले। हाँ, बिल्कुल आपने सही विषय उठाया। वो ऐसा था कि उस समय जब वो राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी एम्स में आए, तो उस समय ये जो बहन जी आपके बगल में बैठी हैं, ये भागवत कथा आयोजित कर रही थी। ये निराश्रित है, इनका कोई नहीं, ये कर रही थी, और इन्होंने वो व्यवस्था मेरे हाथों में दे दी कि महाराज जी मेरे पास 4 लाख रुपया है, इसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो आप डाल दें। मैंने सारी व्यवस्था की, मैं वहां रहा, मैं वहां व्यवस्था में था, तो अचानक 3:30 बजे हरिद्वार के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मुझे फोन आया कि महाराज जी राधा कृष्णन जी आ रहे हैं एम्स। मैं वहां कार्यक्रम को छोड़ करके और एम्स चला। जब मैं एम्स गया तो आप सभी जानते ही हैं कि संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति, चाहे उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इनसे मुलाकात के लिए प्रोटोकॉल होता है। लेकिन एक भारत हमारा भावना प्रधान देश होने के कारण से, और उपराष्ट्रपति जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध होने के कारण से, इन्होंने मुझे वहां शामिल किया। अब जब वहां शामिल किया तो हमने उनको एक गुलदस्ता भेंट कर दिया। अब गुलदस्ता भेंट कर दिया तो हमारे निजी सचिव ने फोटो खींच दिया। फोटो खींच दिया तो फोटो धुंधला आ गया, थोड़ा सा धुंधला आ गया, और धुंधला आने के बाद उसको उसने उठाया, एआई पे गया, मेरा फोटो साफ था, उपराष्ट्रपति जी थोड़ा सा सांवले आ गए, उसने एआई पे गया और उनको थोड़ा गोरा कर, वो गलती हुई है, मैं मानता हूं कि नहीं जाना चाहिए था, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। और जैसे एआई पे गया, तो एआई पे जाने के बाद वो दैनिक सवेरा एक अखबार है हमारे पंजाब के हैं, मिस साहब, उसके मालिक हैं और मेरे शिष्य हैं,
उन्होंने हमारे स्टेटस से वो फोटो उठा ली और दिल्ली से वो समाचार इसका प्रकाशित। जैसे ही वो समाचार प्रकाशित होता है, समाचार प्रकाशित होते मुझे तो मालूम ही नहीं था, ठीक है, मुझे मालूम नहीं था। हुआ ये कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार में शिक्षा के संस्कृत शिक्षा के निदेशक हैं चंडी प्रसाद भैया, वो मेरे खास भाई हैं, खास भाई। लेकिन थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे जब कोई पद पे चला जाता है तो हमेशा मुसीबत जब भी आती है सदा अपनों से आती है और परछाई भी दामन छोड़ देती है। डॉक्टर रोहिदास अस्थाना के शब्द उन्होंने उठाया और एलआईयू को मौखिक शिकायत की। एलआईयू डायरेक्टर ने ऋषिकेश फोन किया। ऋषिकेश फोन करके जो ऋषिकेश चौकी के जो इंचार्ज थे पवार जी, उनको 5 साल पहले रायवाला थाना से मैंने ही सस्पेंड करवाया इसी केस में झूठी आख्या देने। मैंने उनको सस्पेंड करवाया था, उनको मौका मिला, इनको मौका मिला, इन्होंने मौका मिल करके मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके थाने में हुई। मुझे दूसरे दिन अखबार में आया, मुझे अखबार से पता चला, मुझे तो फोन से पता चला। जब मुझे पता चला तो जिस पत्रकार ने वो साजिश उसको वीडियो बनाया वो विनय पांडे हैं इस केस से, उन्होंने अपने चैनल पे चलाया, ठीक है। जो विनय पांडे हैं, जो अमुक्तेश्वरानंद नकली शंकराचार्य हैं, वो उमा शंकर पांडे हैं, वो आपस में भाई बंद थे। उन्होंने रसिक महाराज को घेरने का एक प्लान बनाया। पहले पूरी बात मेरे सुनिए फिर आप सुनो। उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने वो वीडियो वायरल किया, वो वीडियो दिल्ली गया, दिल्ली से वीडियो रुड़की आया, रुड़की से वीडियो रायवाला आया, रायवाला से मुझे आया, और जब मुझे आया तो मैंने थाने में फोन किया, मैं ऋषिकेश गया और वहाँ के जो एसएचओ थे भटजी, कैलाश भटजी, उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी मैं बैठा हूँ, मैंने उनको कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि आप मामला दबा दो। मैंने उनको कहा कि दूध का दूध करो और पानी का पानी करो, क्योंकि रसिक महाराज के पास इतनी डिग्रियां हैं, किसी के सिर पे उतने बाल नहीं होंगे, कानून भी थक जाएगा एक एक डिग्री कैंसिल करने में। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं किया। नहीं, मेरी कॉल थी, देखो मैं अपनी गलती को कभी नहीं छुपाता, मेरी कॉल भी थी। और कॉल में क्या कहा मैंने कि मैं स्वयं बीजे का स्टूडेंट रहा, एमजे का स्टूडेंट रहा, नव भारत टाइम्स लखनऊ में मैं एज ए संपादक रहा हूँ। मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ मैंने उनको ये कहा कि आप कैसे पत्रकार हैं, आप कैसे पत्रकार हैं, आपने पक्ष तो लिख दिया और मेरा पक्ष सुना ही नहीं, तो कम से कम आपको मुझे फोन पे संपर्क करना चाहिए था। कोई छोटी घटना तो थी नहीं, उपराष्ट्रपति से जुड़ी घटना थी, तो एक बार मुझसे पूछ लेते, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं पूछने की जरूरत नहीं समझता, तो मैंने उनको ये जरूर कहा कि आप एक बहुत छोटे लेवल के पत्रकार हैं, आप मुझे नहीं जानते, और मैं इस वीडियो को लेकर के मैं अभी भी कोर्ट में हूँ। वो मामला वहां से तो निपट गया, लेकिन मैंने चंडीगढ़ और मुंबई 4 जगह केस कर दिया है उस मामले की सत्यता के लिए। यहाँ के एसएसपी हैं प्रवीण डोभाल जी, आप उनको पूछ सकते हैं। मैंने उपराष्ट्रपति जी से उनकी व्यक्तिगत फोन पे बात की, अगर मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं है तो वो मैं इसलिए नहीं, पत्रकारों से देखो मेरा बहुत प्यार रहता है, लेकिन थोड़ा सा पक्ष और विपक्ष तो होता नहीं। आपने कहा कि वो नकली शंकराचार्य हैं, तो मैंने गूगल बाबा पे मैंने सर्च मारा कि वर्तमान में जो कि मठ के शंकराचार्य थे। अब गूगल बाबा कह रहे हैं कि उत्तराखंड के ज्योतिर्पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बड़ा मानूं या गूगल को बड़ा मानूं? नहीं, मुझे बड़ा मानो। सही मानूं? नहीं, मैं बोलता हूँ ना, मैं गूगल मैं बताता हूँ, मैंने क्या सर्च करना महाराज, हम तो कोर्ट में उनके साथ में। मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत बड़ी साजिश है और ये चालाकी इनकी नहीं है। इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, ये भी शामिल हो गया ना। मैं बताता हूँ उसमें कागज क्या बना।
उसमें क्या हुआ कि स्वरूपानंद सरस्वती जी वर्सेज वासुदेवानंद सरस्वती वर्सेज शंकराचार्य माध्वासन, 3 पार्टियां कोर्ट में बनी और तीनों पार्टियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई। जब तीनों पार्टियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से शंकराचार्य माधवासन जी ने तो केस विड्रॉल कर दिया और शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती और स्वरूपानंद सरस्वती जी दोनों कोर्ट में बने रहे। जब बने रहे तो थोड़ा सा स्वरूपानंद सरस्वती जी ने एक चालाकी उसमें, वो चालाकी है निकल जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी वो भी। उन्होंने क्या किया, उस मामले में एक वसीयत लगवाई और उस वसीयत के आधार पर ही वो आज भी अपनी गाड़ी पे शंकराचार्य लिख पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आज ये अगस्त है, आज कितनी तारीख है? आज 3 अगस्त को मैं आपके बीच में हूं और 11 नवंबर को फिर आऊंगा आपके बीच। इन 3 महीने में मैं उनका शंकराचार्य लिखना भी हटवा दूंगा, उनको वास्तविक महात्मा भी बनाऊंगा जो वो हैं, महात्मा है वो। मैं ये नहीं कहता कि वो महात्मा नहीं है, मैं महात्मा होने पे प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं रहा, मैं केवल प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि शंकराचार्य पद कोई इतना सामान्य पद नहीं है। शंकराचार्य पद अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। हमने कहा उसकी गरिमा को क्यों गिरा रहे, राजनीतिक रूप में लेकर के। गरिमा गिराना एक अलग मुद्दा और शंकराचार्य ना होना एक अलग मुद्दा है। अगर वो आपके अनुसार चलते तो वो शंकराचार्य है, नेताओं को कुछ ना बोलते, हाथ जोड़ते, वो शंकराचार्य है। लेकिन अगर उन्होंने नेताओं पर टिप्पणी कर दी, शंकराचार्य नहीं है, ऐसे कैसे हो? ऐसा ही होता है। मैं बताता हूँ आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांची कामकोट के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को किस स्थिति में गिरफ्तार किया गया, क्या आप जानते हैं? आप उस घटना को याद कीजिए ना। इनको तो फिर भी सरकार मौका दे रही है क्योंकि हमारी सनातन की सरकार है, हमारी सरकार अन्याय किसी के साथ करेगी भी नहीं। जी, सोनिया गांधी जी ने करवाया था। रातों रात उनको कहा गया कि इन्होंने धमकी दी। वहां एक व्यक्ति की मैनेजर की हत्या हो गई थी, उस हत्या के अपराध में उन पे झूठा आरोप मढ़ा गया। इस तरह का अपराध है कौन सा? अभी के मामले में अपराध है तो ये गिरफ्तार भी नहीं हुए अभी। आपको दोनों को लिंकअप कैसे कर रहे हैं? दोनों का लिंकअप है, मैं बताता हूँ, मैं दोनों का लिंकअप बता रहा हूँ। देखिए, इलाहाबाद में प्रयाग में कुंभ था, हम भी थे उस कुंभ में। उस कुंभ में रामभद्राचार्य जी भी थे। उस कुंभ में सारे शंकराचार्य आए और जब सारे शंकराचार्य उस कुंभ में आए तो उस कुंभ में होने के बावजूद आपको क्या जरूरत थी 2 गेट तोड़ने की? आप क्या दिखाना चाह रहे थे? मैं लास्ट में कहना चाह रहा कि ये जितने भी हमारे गुरु हैं, इधर राजनीति में इंटरेस्ट क्यों है? होना ही नहीं चाहिए। भाई आप संत हैं, साधु हैं, बैरागी हैं, राजनीति में हस्तक्षेप क्यों? तो ठीक है, चाहिए राजनीति से हाथ जोड़ देना चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं कि राजनीति धर्म विमुख होनी चाहिए? क्या एक नेता को, अच्छा शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी, 4 शंकराचार्यों को भारत के संविधान में जब राष्ट्र पर कोई धार्मिक संकट आ जाए तो चारों शंकराचार्यों से राष्ट्रपति को सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? संकट आ जाए तब। ठीक है, क्यों? जब ऐसे काल में उत्पन्न होंगे, क्या संकट नहीं है? संकट है। कैसे ली गई? बिल्कुल ली गई। सबसे नहीं, राजनीतिकरण नहीं हो। राजनीतिकरण कहाँ है? मैं आपको राजनीति का दिखता हूँ? अच्छा, किसी भी एंगल से आप रसिक महाराज को राजनीति का बोलेंगे? बोलो, क्या नहीं है मेरे पास? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। द्वेष कौन लोग बढ़ा? देखिए, आपने एक शब्द कहा,
आपने एक शब्द कहा, संत महात्मा, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। संत महात्मा कौन है? कभी आप इस विषय में गए? महात्मा किसके लिए कहते? सन्यास किसके लिए? सन्यास किसके लिए? कौन सन्यास ले सकता था? नहीं भोगल जी बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए पत्रकारों की। अंतिम बता दीजिए, शंकराचार्य नियुक्ति क्या प्रक्रिया, छोटा सा दो शब्द। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शंकराचार्य नियुक्ति की सीधी सी प्रक्रिया है कि अपने आप को मैंने अपनी घोषणा की कि मैं शंकराचार्य। उसके बाद अगर इनको मेरे ज्ञान पे शक है तो ये मुझे चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करके वो विषय जाता है काशी विद्वत परिषद। जब काशी विद्वत परिषद में जाता है तो वहां 11 विद्वान बैठे होते हैं, व्याकरण के, साहित्य के, शास्त्र के, वेद के, राजनीति के, सामाजिक विषयों। उन 11 विद्वानों के बीच में बैठ करके उन दो का शास्त्रार्थ करवाया जाए। जो जीतेगा